अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टेस्ट रॉन्ग साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, वफाकी बजट की आमद है। हुकूमत ने एक लेटर जारी किया है जिस पर बजट तजावीज़ मांगी हैं स्टेक होल्डर से। बजट वफाकी बजट कैसा होगा, अवाम रिलीफ होगा या अवाम दुश्मन होगा या लफ्ज़ों का हेर फेर होगा, कौन सी हुकूमत होगी, केयर टेकर हुकूमत होगी या प्रो हुकूमत होगी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैडम साहबा मुबारक साहिबा। आप सीनियर नायब सदर हैं लाहौर वोमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। उनके साथ मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, मेंबर आई कैप हैं। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद आसम साहब, आप BCA हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आपसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। जो हुकूमती आजकल जो मामला चल रहे हैं, सियासी जो इस्तेहकाम है, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? बजट आगे आ रहा है तो ये बजट ये केयर टेकर हुकूमत पेश करेगी या कोई हुकूमत इतने दिनों में बन जाएगी? ये एक बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस लास्ट 30 इयर्स हम देख रहे हैं। कोई भी हुकूमत अपना दुरानिया पूरा करने में नाकाम रहती है। अब जैसे इस हुकूमत के अभी जो बाकी टेन्योर रह गया था, बेसिकली ये जो इंटरफेरेंस PDM ने की, मेरे ख्याल में ये एक तरह से मुल्क को भी डिस्टेबल करने का इन्होंने कोशिश की। आई एम नॉट फेवरिंग एनीबडी, ना ही मैं PDM को फेवर कर रहा हूँ, ना ही अलीम खान को, ना ही मैं PTI को, ना ही मैं किसी ऐसे इदारे को फेवर कर रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाए वो फार है या अगेंस्ट है। हमें मुल्क को देखना है, मुल्क इस वक्त किस सियासी सूरत हाल से और किस माशी सूरत हाल से गुजर रहा है। बेसिकली हमारे पे IMF समेत FATF और बेताशा प्रेशर्स हैं, जिनको हमने इन प्रेशर्स का बाकायदा से ना सिर्फ मुकाबला करना है बल्कि प्लानिंग करनी। अब हम इस वक्त अप्रैल मई में खड़े हैं जब हमने बजट बनाना होता है और बजट को हुकूमत ने पेश करना होता है। अब अगर ये डिस्टेबलाइज होता है ये सारे का सारा सिस्टम, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या जजमेंट देता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 ऑनरेबल जजेस सारी पार्टीज़ को सुन रहे हैं, यानी मुझे उनकी दानिशमंदी पे पूरा एतबार है और वो हर एक चीज़ को देख के इसका फ़ैसला करेंगे। लेकिन अगर एज ए लेमैन मैं देखूं तो बेसिकली ये टाइम अच्छा टाइम नहीं था PDM के लिए ये मूव करना। तो साल 1.5 साल जब रह जाता है हुकूमत का पास है तो वो उसको पूरा करने देते हैं। लेकिन फैसल साहब, जो सदारती उम्मीदवार थे वज़ीर आज़म के शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जनाब मेरे पास प्लानिंग है, टैक्स आमदन को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मेरे को प्लान है। जब पेट्रोल का उनसे सवाल किया गया, पेट्रोल आप सस्ता कर देंगे या आप डॉलर को नीचे ले आएंगे, आपके पास प्लान है, तो उन्होंने कहा ये इंटरनेशनल मार्केट के सवालात हैं, इन पर गौर किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई PDM के पास या कोई ऐसे इनके पास कोई ऐसा प्लान है जो हम डॉलर को 120 पे 25 पे दोबारा ला सकते हैं, पेट्रोल को 100-125 पे ला सकते हैं या महंगाई को कम कर सकते हैं? कोई जिन था इनके पास? आप समझते हैं क्योंकि हम मुआशी हालात को देखते हैं, टैक्स और अवाम में सारे मामला को देखते हैं, उसको देखते हुए देखें अफजल यूबी साहब, ये सब क्यास रही हैं, ये तमाम जो अंदाज़े हैं, मैं अगर पूरी दुनिया को देखूं, पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन ने बुरी तरह हिट किया आफ्टर कोविड। जी। कुछ अर्सा पहले मैं इंग्लैंड में अपना कुछ 4-5 दिन के लिए गया, तो जो चीज़ कभी 1 पाउंड की होती थी अब 2.5 पाउंड की मिल रही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक सर्विस अपार्टमेंट आपको 15 दिन रहने के लिए 650-700 पाउंड में मिल जाता था, उसकी कीमत अब 2000 पाउंड हो गई है। मीनिंग देयर बाय कि 1400 पाउंड की इन्फ्लेशन आ गई ना उसके अंदर। अब पाकिस्तान भी इस ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा है, ये ग्लोबल विलेज है जिसमें हर तरफ महंगाई का दौरा है। अगर मैं बैरल की कॉस्ट निकालूँ ऑयल की तो इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये लीटर होना चाहिए। अब ये हुकूमत ने इसको कैसे कैप किया हुआ है, इसको क्या सब्सिडी अवाम को वो दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी आखिरी स्टेटमेंट ये दी थी कि जी हमने एक इजाफी टैक्स इकट्ठा किया है जिसकी वजह से हम पेट्रोल पे और बिजली के बिलों पे हुकूमत जो है आवाम को सब्सिडी दे रही है। अगर ना दे तो इस वक्त पेट्रोल 300 रुपये लीटर होना चाहिए। आप मेरे साथ पर बैरल कॉस्ट निकाल लें जो इस वक्त आ रही है 126 या 130 लीटर, मेरी बात सुन लेना, उसके मुताबिक पेट्रोल की वर्किंग कर ले।
अब रहेगी शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट। देखें, शहबाज शरीफ साहब के अपने दौर जो गुजर गए हैं उनमें आपने देखा हर दौर में इन्फ्लेशन 8 से 10-15% बढ़ी। जी जी किसी भी इन्फ्लेशन को ये लोग कंट्रोल करने में कभी कामयाब नहीं हुए। डॉलर मुशर्रफ दौर में 60 रुपए का था, 14 सालों में ये डॉलर 180 रुपए का हो गया। खाली पीटीआई ने ये 180 का नहीं किया। जब जरदारी दौर आया, आसिफ जरदारी साहब सदर बने, पीपल पार्टी की हुकूमत थी, इन्होंने इमीडिएटली 60 से डॉलर 90 रुपए का कर दिया था। 30 रुपए का तो वहीं पे हाइक आ गया था। अब डॉलर के डायनामिक्स क्या हैं? हमारी हर इंपोर्ट, हमारी हर चीज़ डॉलर में है। अब नून लीग ने इस मुल्क पे क्या जुल्म किया या उसके प्लानर्स ने क्या जुल्म किया कि ये इंपोर्ट को फैसिलिटेट करते रहे, वहाँ से टैक्स इकट्ठा उसको करते हैवी टैक्सेशन करते रहे और वहाँ से अपना बजट पूरा करते रहे। जी जी हमने कभी भी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जी जी हमने पाकिस्तान में कभी कारखाने लगाने वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट पे और अननेसेसरी इंपोर्ट को कर्व करने पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। फॉर एग्जांपल, एक दही है जो लोकल है वो 100 रुपये का डब्बा है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक दही है इंपोर्टेड जलालसंस पे पड़ा, वो 500 रुपये का डब्बा है। यहाँ पे कंज्यूमर का ये बिहेवियर है, वो जाके 500 रुपये वाला डब्बा उठाएगा। आपको हर वो अननेसेसरी इंपोर्ट जो पाकिस्तानी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर रही है उसको कर्व करना पड़ेगा। हमें ऐसी कोई इंपोर्ट नहीं पाकिस्तान में करनी जो पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। अब जहाँ शहबाज शरीफ साहब की ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल एक समझ लें ना समझदार आदमी की स्टेटमेंट है। ये कोई भी बंदा वो प्लान करते नहीं कर हैं सकता। एफबीआर के लिए, टैक्स के लिए हमारे पास प्लान है। अगर मैं 2008 से लेकर 2018 तक का मुआवजा करता हूँ तो उन 10 साल में सिर्फ एक दफ़ा 2016 में टारगेट पूरा हुआ था एफबीआर का, एक दफ़ा सिर्फ, जब मिठाइयाँ बांटी गई थी। ठीक है, उसके बाद कभी टारगेट पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं मैं आपको 3.5 साल का इसमें थोड़ा सा मुआवजा बताता हूँ। 3.5 साल में इस हुकूमत ने क्या किया। 17 साल बाद पहली दफ़ा करंट अकाउंट सर आपका 0 पे गया। ये 5,829 अरब का जो टारगेट था इस साल का, वो 6,150 अरब रुपए का पहली दफ़ा बढ़ाया गया। टारगेट से भी ज़्यादा आगे बढ़ाया गया। इसका मतलब था मुआशी सिमत हुकूमत की दुरुस्त। देखें, पीओएस इंटीग्रेशन लिखें जी, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन जी जी अगर हम सही तरह कर लें जी जी इस मुल्क में, तो मैं आपको इस प्रोग्राम की तवज्जो से बता रहा हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस में 8,000 अरब रुपया पाकिस्तान में इकट्ठा हो जाएगा। सर ये तो 8,000 तो कम बता रहे हैं। ये तो एफबीआर 10,000 की बता रहा था। मैं यही कह रहा हूँ, एफबीआर तो 10,000 कर रहा है। मैं पैसिमिस्टिक अप्रोच पे आ रहा हूँ। जी जी आप 6,000 की बात करते हैं। अगर हम पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम को इंटीग्रेट सही तरह कर लें, जो कि आजकल एफबीआर कर रहा है, जी जी, आप देखिएगा कि 8-9 हज़ार अरब इकट्ठा करना कोई मसला ही कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। ठीक है। दूसरे टैक्स से लोगों की बचत हो सकती है। अब मुझे ये बताएं, ये इंटीग्रेशन जो है इसका आइडिया किसने दिया? ये दिया आगे पीटीआई गवर्नमेंट में लोगों ने। जी जी, इससे पहले नून लीग ने और पीपल पार्टी ने कितना अरसा हुकूमत की, इन्होंने कोई ऐसा फार्मूला दिया नहीं। नून लीग इन्होंने में सर वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में रिम्स की सूरत में एक सॉफ्टवेयर आ गया था। आप देखें ना, रिम्स जो है उसको नेशनल लेवल पे लाना जी। और उसको बकायदा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। मैं आपको फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ, मैं किसी हुकूमत को डिफेंड नहीं कर जी रहा। जी, हम यहाँ पे सिर्फ मुआवजा कर रहे हैं। जी जी, अब 1.5 साल आपका सवाल है, अगर हुकूमत शहबाज शरीफ साहब को दे भी जाती है, हाँ, तो कौन सा वो और मैं इस हक में हूँ कि ये गवर्नमेंट शहबाज शरीफ को दे दें, क्योंकि उनके वोट ज़्यादा थे, 190 वो शो करें। आपको 1.5 साल में मुआवजा पता चल जाएगा दोनों का। 1,000 रुपए तक घी चला जाएगा इस वक्त 300 रुपए तक पेट्रोल चला जाएगा। इस वक्त जो है 250 पे जाएगा। फिर इस वक्त जो है ना आपका ये डॉलर की उड़ान, जी जी, ये घी की जो प्राइसेस हैं या ये पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, इनको आप कैप नहीं कर सकते। फैसल साहब आप सही कह रहे हैं मैडम, क्योंकि आप वुमेन चैम्बर से ताल्लुक़ रखती हैं, बिजनेसों को करीब से देखती हैं। 3.5 साल का जब मुआवजा हम करते हैं, कोई ख़वातीन के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए इस हुकूमत ने कोई बेहतरी की तरफ कदम था? आप समझते हो कोई बेहतरी की तरफ हुकूमत गई? नहीं, गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स थे, जिसमें एक तो इजी लोन
और उसके बाद कामयाब जवान एहसास प्रोग्राम। और एक और जो चीज़ मैंने देखी वो ये थी कि गवर्नमेंट चाह रही थी कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जी और उसके लिए वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के पीछे थी कि आप ये इतने लोन्स जो हैं वो क्यों नहीं लोग ले रहे, और सस्ते कर्जे, बिल्कुल सस्ते कम कर्जे, शराइत पर। जी बिल्कुल मेरा घर मेरा पाकिस्तान स्कीम उसके ऊपर भी, क्योंकि इसमें हम स्टेट बैंक के साथ मिलकर वुमेन चेंबर लाहौर वर्किंग कर रहा था। जी तो उसके अंदर यही था कि बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर था प्राइम मिनिस्टर का कि अगर ये लोन्स जो हैं इनकी प्लानिंग की गई है तो इसकी एग्जीक्यूशन क्यों नहीं हो रही, जो कि आज से पहले मैंने तो नहीं देखी डिफरेंट उसके अंदर गवर्नमेंट्स के अंदर। दूसरी बात जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ हुई। इसके बाद बहुत सारी जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत आसानी की गई, इसमें बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ख़वातीन आई और फिर उनको बहुत इक्वली गुड अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो कि पहले उस तरीके से नहीं थी। तो मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे थे, और अगर उसे टाइम मिल जाता तो मे बी इंशाल्लाह और बेहतर हो सकता है। यानी कि हम इकोनॉमिक्स की तरफ देखते हैं, जिस तरह 156 नंबर पर 2018 में पाकिस्तान था, अब 106 नंबर पे, तो ये बेहतरी की तरफ कदम था, रिफॉर्म्स थी हुकूमत की। फिर एक और चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लास्ट ईयर भी था, इस साल भी यही था कि प्री बजट, अभी ये सारी पॉलिटिकल सिचुएशन से पहले जो गवर्नमेंट में कर रहे थे, उसमें हम लोगों की चैम्बर की तरफ से एक इनिशिएटिव हमने लिया था जिसमें हम ये कह रहे थे कि WSME की पॉलिसी को डिफ़ाइन कर दिया जाए, यानी वो एक सेपरेट कैटेगरी हो जिसके अंदर जो बिज़नेस वुमेन है उनको सारे लवाजमात उस तरीके से मिलें ताकि वो अपने बिज़नेस को आगे लेके चलें। और उसके लिए फिर ये भी था कि बैंक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी उसके लिए फिर जवाबदेह होते कि इस कैटेगरी में कितनी ख़वातीन आई, उनको किस तरह फैसिलिटेट किया गया, उसका एक रिकॉर्ड होता है। वरना तो खाली SME के अंदर वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, उसमें फिर सेपरेट वुमेन की कैटेगरी को नहीं देखा जाता है। तो इसके ऊपर भी हम लोग काम वुमेन इंडस्ट्रियल जोन का आपका मुतालबा था, हुकूमत ने उस तरफ कोई किया था काम कोई? बिल्कुल, उसकी अभी हमारी फर्स्ट मीटिंग उस सिलसिले में हो गई थी। KPK में ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है वुमेन इंडस्ट्रियल जोन। पंजाब के ऊपर इस वक्त वर्किंग जारी है और इंशाल्लाह ताला सून जैसे हम लोगों की मीटिंग्स उनके साथ चल रही हैं तो हम इसके मैडम हम दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, फिर प्रपोजल आपसे लेते हैं बजट में क्या बेहतरी लाई जा सकती है। आसिम साहब, क्योंकि हम टैक्सेशन की तरफ जब बात करते हैं 3.5 सालों में अब जो भी कुछ हुआ वो तो सबके सामने ही है। टैक्स निज़ाम में कोई वाकई रिफॉर्म्स थी, कोई थोड़ी बहुत बेहतरी की तरफ थी हुकूमत? जो बिज़नेस कम्युनिटी हर साल सरापा एहतजाज रहती थी, बैंक अटैच कर लिए गए, छापे मार लिए गए, इन 3 सालों में कुछ ऐसा हुआ या वाकई को बिज़नेस कम्युनिटी को हुकूमत ने रिलीफ दिया? देखिए, इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर्स इससे बड़ी बेहतरी और क्या होगी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी रैशनलाइजेशन के लिए जो इस वक्त जोन्स बनाए गए हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रीज़ को उधर मूव करने को इंसेंटिवाइज़ किया गया है, ये एक बेहतर मूव है। उसकी रीज़न ये है कि हमारा जब लोकल कारोबार उठेगा तो हमारी इकोनॉमी उठेगी, और रॉ मटेरियल्स के ऊपर छूट दी गई है टैक्सेस की, फिनिश गुड्स इंपोर्ट करने पर टैक्सेस ज़्यादा लेवे किए गए हैं। तो इस गवर्नमेंट ने बजाय कि ये एक कॉस्मेटिक चेंजेस करते, ये चेंजेस ऐसी हैं जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, और इसका जो समर है वो आइंदा आने वाले लोग देखते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी ये डीरेल हो गया सिस्टम थोड़ा। आई वुड विश के जो आगे गवर्नमेंट आएगी वो उसको कंटिन्यू करे इन पॉलिसीज़ को, लेकिन इन ऑल रिस्पेक्ट्स ये प्रीवियस वन से जो अब रिफॉर्म्स आ रही थी ये बेहतर थी। उसकी एक रीज़न तो ये भी है डेफिनेटली कि पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी सारे जगहों पे कंप्लायंस लेवल में काफ़ी अपस्टेयर्स है, लाइक FATF है, लाइक IMF की चेकलिस्ट है टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। बहरहाल एक डेवलप्ड कंट्री जब अपनी ये चीज़ें शेयर करता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने SOPs डेवलप करते हैं तो फ़ायदा हमें है। बहरहाल सिस्टम्स इम्प्रूव हो रहे हैं, इदारे इम्प्रूव हो रहे हैं, और ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ़ायदा है वो तो डेफिनेटली जब रॉ मटेरियल्स, इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स सस्ते हो जाएंगे तो हमारी ज़ाहिर फिनिश गुड्स की क्वालिटी बेहतर होगी। अच्छा आसिम साहब, सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर ममालिक का अलमिया ये होता है दूसरे ममालिक से कर्ज़ लेना पड़ता है, उनकी शराइत माननी पड़ती हैं, अपने अवाम को रिलीफ देने के बावजूद भी हुकूमत इस हद तक नहीं जा सकती जो मर्ज़ी के अपने फ़ैसले कर सके। उसके लिए हुकूमत को अपनी आमदन को बढ़ाना चाहिए। आमदन एक टैक्स की आमदन है, उसको टैक्स की आमदन को बढ़ाने के लिए जिस तरह अभी फैसल साहब कह रहे थे PSO का सिस्टम है, इससे आप अपनी आमदन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या और भी कोई रास्ते हैं, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, ये प्रोजेक्ट पीटीआई गवर्नमेंट से, जब आप पीटीआई गवर्नमेंट आई उस वक्त ज़्यादा एक्टिवली इसको परसू किया उन्होंने। और इसमें परसू तो क्या करना उन्होंने, इसके ऊपर जो एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ डिप्लॉय होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं की गई। इस वक्त जब ये बजट प्रपोजल को सीक किया एफबीआर ने, तो आपके पड़ोसी मुल्क में कैबिनेट में बजट स्पीच जो है ना वो जारी थी, जो प्रपोजल वो डिस्कस हो रहा था, और उन्होंने डाटा एनालिटिक्स और रोबस्ट रिपोर्टिंग और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिससे टैक्स पेयर का डाटा फैच होके पॉपुलेशन के डिवीजन्स और पॉपुलेशंस में से डिफरेंट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करना, फिर उसको टैक्स के दायरे में लाना, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। करंटली आप डिफरेंट तरीके से एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल वो इदारे जिनके साथ हमारा हर सिटीजन इंटरेक्ट करता है, जैसे जायज़ है मोबाइल की फ़ोन हर बंदा सिम लेता है, सो यू कैन फैच डाटा और आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर वाले बंदे हायर करें, ये टैक्स वाले बंदे नहीं कर सकेंगे। ये जैसा कि सर ने कहा कि जी बंदे इसके लिए टीम डिफरेंट होनी चाहिए, और जिनको डाटा एनालिटिक्स टेक्निक्स आती हों और पॉपुलेशन के डिफरेंट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करके वो उसके ऊपर उनको नेक्स्ट स्टेप में भिजवा दें कि जी ये लोग हैं जो इस वक्त इस सेगमेंट में ये फॉल करते हैं। लाइक नौजवान इतने हैं, औरतें इतनी हैं, बच्चे इस वक्त इतने हैं, मर्द इतने हैं जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं। ये डिफरेंट किस्म के पैरामीटर्स लगाए जा सकते हैं। उसके बाद का प्रोसेस ये है कि फिर आप उसमें ये सर्च करें कि किसकी कितनी इनकम एक्सपेक्टेडली इनकम है अकॉर्डिंग टू हिज डिक्लेयर्ड प्रोफेशन। तो ये अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। ठीक है, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जस्ट ये वो कि तो अभी तक एक 2008 में मुशर्रफ दौर में एक सर्वे हुआ था, मैं आपको बताता हूँ, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पाकिस्तान पहली दफा। एग्जैक्टली इनका अभी रुझान जो है वो प्रॉपर्टी के इदारे की तरफ है, बस इससे अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सेक्टर है। जी एग्जैक्टली। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन भी है। उसकी लिमिटेशन, वो एक एक्सेप्टेबल लिमिटेशन है, वो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ऑन प्लेस है। अगर किसी की इंफॉर्मेशन किसी इदारे से ये लेते हैं और कोई सिटीज़न उसको चैलेंज करता है किसी कोर्ट में प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट की वजह से, तो वो इनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये चीज़ भी टैकल हो सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए, क्योंकि एक गवर्नमेंट है और टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी है और उसको एक इख्तियार दे दिया जाए कि ये सिटीजन की इन्फॉर्मेशन ले सकती है। बट जो टेक्निक्स डिप्लॉय होनी है, जो बजट एलोकेट होना है, वो डिजायर्ड बजट एलोकेट नहीं हो रहा। और जिस तरह से ये डिपार्टमेंट आप जो कहना मकसद BTB जिसको डायरेक्टोरेट भी बना दिया हुकूमत ने, वो उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस आज तक भी सिफर ही है। अनफॉर्चुनेटली नहीं है उस तरह। उसकी डायरेक्शन, उसकी जो प्लानिंग थी वो पहले से नहीं की। एग्जैक्टली, आई थिंक सो। आई वुड कॉम्प्लीमेंट अलॉन्ग विद द कमेंट्स बाय सर कि इसको मैं फैसल साहब से पूछ लेता हूँ। फैसल साहब, आपको इसका BTB का कोई, मुझे लगता है कुछ ओहदा भी दिया गया है इसको बेहतर बनाने के लिए, तो ये BTB की प्लानिंग है जो भी की जाती है टैक्स पेयर को या इदारों को एक दूसरे से मुंसलिक करने के हवाले से, क्या इस दफ़ा बजट में ICAI की तरफ से क्या बेसिकली मुझे कोई सरकारी ओहदा नहीं, पहले मैं क्लियर करूं, दिया गया। हमारा एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फिजिकल लॉ कमेटी होती है। जी, उसमें ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का एक पर्टिकुलर सेक्टर है। ठीक है। उसमें मुझे इस बार उन्होंने कन्वीनियर किया कि जी आप इस पे पूरी की पूरी पॉलिसीज़ जो हैं हम बनाएं और मेन कमेटी के आगे रखें ताकि हम FPR के साथ डिस्कस कर सकें। सही है। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों पे गौर किया, जैसे मेरे भाई ने भी कहा, बड़ा सीरियस इशू है BTB में कैपेसिटी बिल्डिंग। जी। हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है। देखें, हमने अभी तक जितने ऑफिसर्स लिए हैं वो CSS क्लास से लिए, ठीक है, जबकि FBR एक ऐसा महकमा है जिसमें स्पेशलाइज्ड लोगों की ज़रूरत है। जैसे अभी मेरे भाई ने कहा कि हमें वो लोग जो कि IT फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनकी भी FBR में अशद ज़रूरत है। इसी तरह हमें लॉ नोइंग लोगों की FBR में अशद ज़रूरत है। अगर हमने CSS क्लास से भी ऑफिसर्स लेने हैं तो हमें ऑफिसर्स कैप कर देने चाहिए वो लोग जिनकी अकाउंटिंग और कॉमर्स बैकग्राउंड हो, वो अपनी उस पर्टिकुलर जो चॉइस में FBR को लिख सके। FBR की जो अफसरान की भर्ती है वो चाहे CSS के जरिए हो, लेकिन उसको कैप कर दिया जाए कि वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी, कॉमर्स रिलेटेड लोग और IT रिलेटेड लोग, क्योंकि अब IT एक मेन सोर्स है जहाँ से हम डाटे को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस डाटे को मुरतब कर सकते हैं और टैक्स कलेक्शन के लिए नए जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही कह रहे हैं। अब बेसिकली ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस में हमने बहुत सारी जो सजेशंस थी उनमें हमारी एक मेन सजेशन ये थी कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस को आउटसोर्स करते हैं।
ठीक है। बेसिकली आइडिया क्या है कि डायरेक्टरेट बनाया जाए, कहाँ पे, एफबीआर के अंदर, ठीक है। उसमें चंद स्पेसिफाइड ऑफिसर्स हों जो एफबीआर को रिप्रेजेंट कर रहे हों। इनके नीचे जो वर्क फोर्स है, जी जी, जितनी वर्क फोर्स जिन्होंने डाटे को मुरतब करना है, नए लोगों को ट्रेस करना है, ट्रेस करने के बाद उन लोगों की इन्फोर्समेंट जो टीम है, असेसमेंट तक लेके आना जी, है, जी। ये सब के सब फंक्शन आउटसोर्स करते हैं। पाकिस्तान में बेताशा कॉमर्स ग्रेजुएट्स, अकाउंटेंट्स, वकील, आईटी के लोग ये जॉबलेस हैं और फ़र्क फेर रहे हैं। उनका आप बाकायदा इस्तेमाल करें, उन लोगों को इस काम पे लगाएं और जो रेवेन्यू कलेक्शन होती है उसकी एक सर्टन परसेंटेज उन लोगों को दे दें। अब एफबीआर का एक अफसर इस वक्त जिसके पास मैं पेश होता हूँ जाके, उसके पास इतने काम होते हैं, इतना वो मसरूफ़ होता है कि वो बीटीबी पे काम कर ही नहीं सकता। ठीक है। हमें इस रियलिटी को मानना है, हमें अपने ऑफिसर्स को इस चीज़ की दाद देनी है कि इतने कम रिसोर्सेज में या इतने कम टाइम में वो एफबीआर को लेके चल रहे हैं और उन्होंने बजट का टारगेट भी मीट कर लिया है। इस चीज़ के लिए आई मस्ट अप्रेस चेयरमैन एफबीआर एंड हिज टीम। जहाँ तक ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस का ताल्लुक है, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आउटसोर्स किए बगैर हम एफबीआर से परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। उनके अफसरान से आप काम बीटीबी को उनके पास वक्त ही नहीं है। देखें, दे आर ओवर ऑक्यूपाइड। हमें जो एक बीटीबी डायरेक्टरेट बनाना है पाकिस्तान में, ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की ये चलानी है, इसमें हमें वॉलंटियर्स की एप्लीकेशंस को इनवाइट करना चाहिए। जी जी, यानी एफबीआर, मैं आपको इसका मैकेनिज्म बताता ना, एफबीआर खुद इनवाइट करे लोगों को, एप्लीकेशंस दें कि कौन कौन ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए वॉलंटियर करना चाहता है। जी, जी। अब उन लोगों पे मुश्तमिल हर शहर में एक डिफरेंट टीम बनाई अब जाए। जैसे पीछे उन्होंने रिटर्न के लिए भी वो बंदे रखे थे जी वॉलंटियर, जी जी जी। वो फीस अब नहीं, ये लोग पेड होंगे। ये बेसिकली इन लोगों को आप पहले एक इंटरव्यू कॉल्स करें, लोगों से कहें कि जी ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए कौन कौन काम करना चाहता है। जी जी, अब हर शहर में ब्रॉडनिंग का जो एक बाकायदा डायरेक्टोरेट बनेगा, उसका हेड चाहे एफबीआर से आ जाए, कोई कमिश्नर लेवल का या चीफ कमिश्नर लेवल का बंदा एक तैनात किया जाए जो उसको हेड कर रहा हो। अब उसके नीचे जितनी टीम है वो उन लोगों की होनी चाहिए जो कि एफबीआर के परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है। ये वो लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, ये प्राइवेट लोग हैं जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए डेटा को सॉर्टिंग कर रहे हैं, लोगों को ट्रेस कर रहे हैं और ट्रेस करने के बाद उन लोगों को नोटिस इशू करके और गवर्नमेंट के पास लेके आ रहे हैं ताकि वो टैक्स के दायरे में आए। अब इन लोगों को जो पेमेंट करनी है वो कैसे करनी है कि जितना वो टैक्स कलेक्शन बंदा लेके आएगा उसका 20 से 25% उसको इंसेंटिव हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से वो सारे पैसे एफबीआर को जाने हैं। जी जी, मतलब एक आदमी, फॉर एग्जांपल मैंने ईयर 2022 में ट्रेस किया, उससे हमने 1 लाख की कलेक्शन की, जिसने आउटसोर्स फंक्शन ने करके दिया उसको हमने 25,000 दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर तो ये 1 लाख सारा घूमते पाकिस्तान को ही आना है ना। जी जी, जो नया बंदा मैंने डिटेक्ट किया एज ए आउटसोर्स पर्सन, मुझे वन टाइम 25% पेमेंट होनी है उसकी। जी जी, उसको लाके मैंने अब हुकूमत के हवाले किया, अगले साल से उससे रूटीन में अपनी टैक्स रिटर्न देनी। सही कह रहे हैं। अब दूसरी चीज़, हमारे ऑफिसर्स का जो मिक्स है उनमें बहुत कम ऑफिसर्स हैं जो आईटी रिलेटेड फील्ड से। जी जी, डाटा एनालिटिक्स जो ये बात कर रहे हैं वो तब तक ही हो सकता है जबकि आईटी रिलेटेड फील्ड के लोग इसमें आएँ। जी जी, हमें अपनी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और इस फास्ट नस्ट इन जैसे इदारों से, हमें जीआई के जैसे इदारों से करवानी है ताकि वो अप टू मार्क आ सकें। वो इस डाटे को किसी टूल में ले जाके, जिसमें डाटा सॉर्टिंग टूल कहते हैं, वहाँ से ले जाके अपने नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स को बढ़ा सकें। 700 अरब रुपए का हमने आयरस बनाया, सिस्टम बनाया, वो भी हैक हो गया था। हमारी तो इदारों की फिर इस्लाहात और रिफॉर्म्स यहाँ देखी जा सकती है ना फैसल साहब। वो अगर आउटसोर्स किसी से सॉफ्टवेयर दिया होता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिन बैंकों के डाटा हैक हुआ, जिन बैंकों ने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रखे हुए थे वो बच गए, बाकी सब हैक हो आप गए। देख लें पराल जो है, सारे के सारे लोग जो है वो आउटसोर्स्ड लोग हैं ना, वो एफबीआर के मुलाजम नहीं है।
सही कह रहे हैं आप। इसी तरह हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए भी आउटसोर्स कर सकते हैं इन्हीं लाइनों अच्छा पे। जिस तरह आप छोटा सा जवाब देना सर, पीओएस की जिस तरह आप बात कर रहे थे, पूरे सिस्टम पे पाकिस्तान में सारा पीओएस जो भी खरीदारी करे उस पे खरीदारी पे टैक्स दे, बाकी इनकम पे टैक्स की तरफ पूरी टीम लगा दी जाए, मुमकिन है? सर देखें, पीओएस इंटीग्रेशन का जो हमें फ़ायदा होना है ना, जी जी, वो इतना होना है कि आप सोच नहीं सकते। पीओएस इंटीग्रेशन इनडायरेक्ट टैक्सेशन को जाके 8,000 अरब तक ले जाएगा, जो कि पाकिस्तान में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इकट्ठा हो जाएगा। जहाँ तक डायरेक्ट टैक्सेशन की ताल्लुक है ना, आप बात पूछ रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, आप इनडायरेक्ट को खत्म करके डायरेक्ट की तरफ, डायरेक्ट की तरफ देखिए, पूरी टीम को सबसे पहले किसी भी बंदे का अपने पाँव पे खड़ा होना ज़रूरी है। सही कह रहे हैं। फौरी तौर पे आप डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ नहीं आ सकते। वजह क्या है, हम डायरेक्ट टैक्सेशन को देखें तो वो 15% ऑफ द रेवेन्यू टोटल इस वक्त 15% भी नहीं है सर, उससे भी कम। 85% हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हेंसार कर रहे हैं। जी जी, ठीक है। अब ये उस बच्चे की मिसाल है कि वो अपने पैरों पे तो खड़ा नहीं, उसको एक पूरा बड़ा कारोबार सौंप दिया जाए, वो उस कारोबार का बेड़ा गर्क ही करेगा ना। जी जी, इसको हम फेजेस में ला सकते हैं, यानी हम विद होल्डिंग को पहले ख़त्म करें, मिनिमाइज़ करें, थोड़ा करें, फिर उसको ख़त्म करते हैं। क्योंकि हमारे अफसर्स जो ऑफिसर्स हैं उनको काम करना पड़ेगा, वो उनको काम करना फील्ड में पड़े, निकलना पड़ेगा, उन्हें फील्ड में जाना पड़ेगा। पड़े, उन्हें मेहनत करनी पड़े जी, उसके लिए उनको तैयार करना है। जब तक आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को फेज आउट नहीं करते इन स्टेप्स, जी जी, आपके एफपीआर के ऑफिसर्स कभी भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के लिए को नहीं है। आज तक अगर परफॉर्मेंस देखी जाए डिपार्टमेंट की, तो इनकम टैक्स पे उनको पूछ लिया जाए इनकम पे कितना टैक्स ले रहे हैं, तो वो चुप हो जाएंगे। आप सही कह रहे हैं मैडम। क्या प्रपोजल है, क्या तजवीज़ है, अगर हुकूमत कोई भी आती है तो इस बजट में किस तरह हुकूमत को लाना चाहिए आवाम को, ताकि मेरे ख्याल में रिलैक्स हो? 3-4 चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। एक तो ये लोन्स, जैसे कि इन्होंने बताया कि आईसीटी इंडस्ट्री हमें बहुत ज़्यादा डेवलप करनी चाहिए और इसके अंदर बहुत सारी यूथ को इंगेज करना चाहिए, और उसको इंगेज करने के लिए आईसीटी इक्विपमेंट के ऊपर इजी लोन्स दें ताकि वो लेकर और उसके ऊपर वो फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करें। फिर आउटसोर्स कोई भी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट किसी काम को भी आउटसोर्स करता है, तो फिर आपके पास पूरी एक टीम रेडी होगी जो उसको कर सके। सेकेंडली, टेक्नोक्रेट्स को लेकर आना चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी के बगैर तो हम आगे नहीं जा सकते। थर्ड, वुमेन इंडस्ट्रियल जोन जिसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग करें, इसको जो है हर एक जो है प्रोविंस उसके अंदर जो है इंटीग्रेट करना चाहिए। और ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए ख़वातीन के लिए सेपरेट, जिसके अंदर वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन, लोन्स और अपने प्लान्स, स्टार्टअप प्रोग्राम्स वो सब कर सकें। और इसके बाद एक मार्केट प्लेस ख़वातीन के लिए सेपरेट होनी चाहिए, जिसमें वो अपनी प्रोडक्ट्स की बाइंग एंड सेलिंग कर सकें पाकिस्तान के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रियल जोन होना चाहिए और मार्केट के हवाले से एक अलग शॉपिंग हॉल होना चाहिए ख़वातीन के लिए। तो मैडम, वैसे भी हमारी ख़वातीन का माशाल्लाह पाकिस्तान में वैसे बहुत रुझान है बिज़नेस के हवाले से, वो हम देखते हैं वो हर तीसरी शॉप पे अब एक ख़वातीन अपना बिज़नेस कर रही है। ये एक अच्छी काविश है। आसिम साहब, कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन में मदद मिल सकती है और हुकूमत को उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है? और दूसरा ये है, जो 4 सदारती ऑर्डिनेंस इस साल में आ चुके हैं, क्या वो बजट का हिस्सा बनाने चाहिए या नहीं? दुनिया इस वक्त जो है ना वो एक ग्लोबल विलेज है जी, और ये ओवर द वर्ल्ड होता है कि एक वेव आती है जो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ऊपर ले जाती है। जी जी, अभी करंटली जैसे आपने देखा कि आईटी सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इसमें बूम आया, और अकाउंट ऑफ कोविड भी कह सकते हैं, और एक क्योंकि आईटी में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, रिसेंट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई ऐप्स आ रही हैं, सो बट हम लोग उसमें अभी काफ़ी पीछे हैं। सो हम लोग आईटी सेक्टर ऐसे रास्ते तो है ना जिनको बंद किया जा सकता है, खुद ब खुद नेट में बचना ही महाल हो जाए किसी का भी। देखिए फैसला साहब कह रहे हैं इस तरह अगर इंटीग्रेशन की जाए तो मामला खुद ब खुद सुलझते जाए। डेफिनेटली, लेकिन उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का आपस में इंटीग्रेट होना ज़रूरी है ना। मैं आपको स्वीडन की एग्जांपल देता हूँ। स्वीडन में इस वक्त 53% टैक्सेशन है, और इवन के ऑन बैंक लेवल बैंक आपको पूछ सकता है कि ये पैसा तुमने कहाँ से कमाया और इसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया तुमने, ठीक है। और वहाँ के सिटीजन्स के लिए पैसे को जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है अगर वो आउट ऑफ द चैनल जाकर कुछ अर्निंग करते हैं, और इतनी ज़्यादा वो क्लोज सर्वेलेंस है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जितनी कलेक्शन है वो वापस उन्हीं सिटीजन्स पे लगनी है।
ठीक है। ड्रेन नहीं होगी। हमारा केस हमारी तरह वाला केस नहीं है कि जितनी रेवेन्यू कलेक्शन है वो ड्रेन हो गई और सिटीजन्स पे वापस नहीं लग रही। अनफॉर्चुनेटली सिंस इंडिपेंडेंस आप देख लें, अगर वो पैसा पाकिस्तान में ही उसी तरह लगा होता तो हमारे हालात और होते। सो प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये वन साइडेड मूवमेंट है सारी। पैसा तो कलेक्ट हो रहा है, टैक्स पेयर पैसा भी दे रहा है, उसने कारोबार तो करना है, जॉब तो करनी है। जी जी, ट्रस्ट नहीं है। ट्रस्ट तो एक और चीज़ है, ट्रस्ट तो बाद में लूज़ हुआ ना, शुरू में तो पैसा दिया है वो हमने, लेकिन वो उसका सही यूटिलाइज नहीं हुआ, ना स्कूलिंग में, ना एजुकेशन, हॉस्पिटल्स और पब्लिक वेलफेयर। कोई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट उस तरह से होता नहीं तो हुआ। है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। या जितना पैसे इकट्ठा होता है उसका 10% भी अगर आवाम पर खर्च कर दिया जाए मैं परसेंटेज में नहीं जाऊँगा, उसकी रीज़न ये है कि ये तो गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी, बट द थिंग्स आर कि आप आज देख लें, आप अच्छा आसम साहब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का हवाले हटकर कोई ऐसे रास्ते भी हैं जहाँ से टैक्स इकट्ठा हुकूमत कर सकती है? कोई ऐसे हैं वो आप रास्ते जिनको पकड़ा जा सकता है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, हमारे इस वक्त जो सेक्टर जो कैश काउज हैं जी उनमें ये गवर्नमेंट को भी इसका आइडिया है कि इस वक्त कैश काउज कौन से हैं। उसमें अभी करंटली तो टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि एक्सपोर्ट इस वक्त आफ्टर कोविड एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई। फिर आईटी सेक्टर है, फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। सो हमें अब अपनी अप्रोच जो है ना वो चेंज करनी चाहिए। वो सेक्टर्स जो लिंक्ड हैं दुनिया की मार्केट्स के साथ, जिनकी एक्सेस है दुनिया की मार्केट्स के साथ, आई मीन टू से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जो हैं, फर्स्टली आपको उनको डेवलप करना है, क्योंकि ये आपके जैसे कह लें कि कमाऊ पुत्र सही है, ये वो है, इनके ऊपर ज़्यादा प्रिविलेजेस इनको मिलनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये ज़्यादा टैक्स फेच कर रहे हैं, इकोनॉमी में टैक्स ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन ये है कि इट मीन्स ये नहीं है कि बाकी सेक्टर्स को आप भुला दें, लेकिन यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कैश काउस। इस इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा इस वक्त कंस्ट्रक्शन में पैसा आ रहा है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सेफ्टी के लिए आपने ठीक है गवर्नमेंट डेट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की हैं, बट उनकी प्रायोरिटी ये कि इसमें प्रॉपर्टी में लगाएं। एक ये वेंचर आप इसको ज़्यादा इसमें इंसेंटिवाइज करें प्रॉपर्टी को। अभी करंटली जैसे एफबीआर ने किया है और रेट्स राशनलाइज किए हैं, लेकिन इससे ठीक है जैसे रेट बढ़ते हैं एक सोसाइटी में तो वो टैक्सेस ज़्यादा आते हैं, बट द थिंग इज़ के वो जो पैसे बाहर से आने हैं उसके ऊपर टैक्स के जो रेट्स हैं उसको राशनलाइज कर लिया जाए और मिनिमाइज कर सकते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह जो आईटी सेक्टर है वो उसमें जो इनबाउंड है, जो विद इन द कंट्री काम कर रहे हैं, और जो आउटबाउंड है, आई थिंक उसमें भी जो आउटबाउंड सेक्टर्स ऐसे हैं जो लोग आउटबाउंड सर्विसेज दे रहे हैं जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं, उसके बदले पाकिस्तान के पास फॉरेन रेमिटेंसेज आती हैं, उसके ऊपर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद ये टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर को मज़ीद प्रिविलेजेस देने की ज़रूरत है। इस पर थोड़ी तवज्जो दी थी, वो बूम कर गया था। एग्जैक्टली क्योंकि अच्छा कोई ऐसे सेक्टर में जिनको टैक्स मराद देने की ज़रूरत है, टैक्स छूट देने की ज़रूरत है इस बजट में? देखिए मैंने आपको बताया ना कि जितने भी इसको मेरा ख्याल से एक्सपोर्ट के साथ लिंक करना चाहिए, और आप सिर्फ टैक्स को टैक्स के तौर पे ही लिंक नहीं कर सकते, आपको दूसरी तरफ से भी लिंक करना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू एंगेज इन चैम्बर्स एज वेल। आप लोगों को फैसिलिटेट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपनी एग्जीबिशंस दें, टेक मोर ऑर्डर्स फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो वो कंपनीज जो इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करेंगी उनको कुछ आप प्रिविलेजेस ऑफर कर सकते हैं, उनको फैसिलिटेट कर देंगे, ठीक है एग्जीबिशन के ऊपर जितना स्पेंड होगा उसका टैक्स क्रेडिट ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस करो इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल ट्रेड में आए, तो आप इस तरह के इंसेंटिव्स दे सकते हैं उनको। बट द थिंग इज़ कि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री बनने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त दुनिया से आपको पैसा लेना है, ठीक है। हमें ज़रूरत है इस वक्त जो है ना फॉरेन रेमिटेंसेस की पाकिस्तान में, और करंटली उसका फ़ायदा फिर ये भी है कि हमारी अपनी इंडस्ट्री ऊपर आएगी। फिर जो इंडस्ट्रियल रैशनलाइजेशन का एक वेव शुरू हुआ है जिसमें एमनेस्टी भी तो दी है हुकूमत ने इंडस्ट्री नहीं लगाने के लिए, इससे कोई फायदा होगा? देखिए एमनेस्टी तो डेफिनेटली बिल का पार्ट बन जाएगी ना, उसमें इंसेंटिव्स दिए हैं उन्होंने और टैक्स क्रेडिट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एमनेस्टी दी है। आपको लगता है जो बजट पेश होगा इसमें कोई नया बजट भी आएगा कि यही बजट रहेंगे? कीपिंग इन व्यू दैट पॉलिटिकल सिचुएशन, तो अभी तो यही लग रहा है कि सच कॉस्मेटिक चेंजेस होंगी। जो आवाम को इस दफ़ा रिलीफ मिलने थे वो मुश्किल लग रहा है इस दफ़ा। अब इस सूरत हाल में तो यही कहा जा सकता है। फैसल साहब आप क्या कहते हैं? आप टैक्स निज़ाम में चाहते हैं मुखबरी का राज हो, वो जो फौरी रिपोर्टिंग का राज हो, इस तरह सिस्टम में एफबीआर में मुमकिन है इस तरह का? सर देखें जी, सबसे पहले जो हमने एक सजेशन अपने इस फोरम से, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के फोरम से एक सजेशन दे रहे हैं, वो दो मेन सजेशंस हैं। एक पहली है विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग क्या है कि अगर कहीं पे भी टैक्स की चोरी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है या टैक्स एविजन हो रही है, तो वहाँ पे जो मुतल्लिका लोग काम कर रहे हैं
जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं वो विसल ब्लो कर सकें। सही है। उनको हुकूमत बाकायदा एक प्रोटेक्शन दे, उनके नाम सीगाए राज में रखे जाएं, और इसके अलावा उनके लिए एक इंसेंटिव भी हो कि अगर एक आदमी ने हुकूमत को निशानदेही की है कि इस सेक्टर में इतनी चोरी हो रही है, मैं किसी पर्टिकुलर क्लाइंट या किसी पर्टिकुलर इदारे की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे सेक्टर्स हैं जिनमें टैक्स एविजन हो रही है। अब एक आदमी पक्की रिपोर्ट के साथ विसल ब्लो करता है कि जी यहाँ ये टैक्स एविजन्स हो रही हैं, हुकूमत को बाकायदा उस पर फौरी तौर पे ना सिर्फ अमल दरामद करना चाहिए बल्कि ये सेंटर यानी FBI में एक इदारा होना चाहिए जहाँ पे वो आदमी जाके विसल ब्लो करे और उसके तमाम जो वेयर अबाउट्स हैं उसको सीगा राज में रखा जाए, और वहीं से कंसर्न सर्कल में या कंसर्न ऑफिसर को इस्लामाबाद से डायरेक्शन है कि इस पे कार्रवाई करो और यहाँ से अपनी जाके रिकवरी करो। दूसरी चीज़ हमने कहा, जैसे POS इंटीग्रेशन आप रिटेलर्स की कर रहे हैं, बिजनेसमैन्स की कर रहे हैं, हुकूमत को चाहिए प्रॉपर्टी की सेल और ट्रांसफ़र को भी POS इंटीग्रेशन के ज़रिए FBR को और ट्रांसफरिंग एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटीज़ को इकट्ठा करते। ठीक है। एक फॉर एग्जांपल मैं LDA की बात कर रहा हूँ, LDA में एक प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, ठीक है, बाकायदा एक निज़ाम होना चाहिए कि वो फौरी रिपोर्ट हो जाए FBR, और FBR के लोग क्या करेंगे, वो फौरी तौर पे उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करेंगे और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए वो उस बंदे को सोर्स का नोटिस दें। देखें, हमने 236 के का जो टैक्स है वो 1% लेके बाद चुप कर जाते हैं। वो इकट्ठा करना मतलब मेरे नज़दीक एक ऐसी चीज़ है जिसे कहना बेवकूफ़ों की जन्नत में रहना। 1% लिया और आपने कर लिया। इनका आप सोर्स ना पूछा गया। देखें, आप एक आदमी ने सपोज अभी पाक लाहौर में एक कनाल की प्रॉपर्टी कहीं पे भी, गुलबर्ग मॉडल टाउन, आप इधर आ जाए, DHA आ जाए, कहीं भी 5-6 करोड़ रुपए से कम की नहीं मिलती। ऐसे ही 5 करोड़ रुपए एक हेफ्टी अमाउंट है, ठीक है। अब हमने FBR के रेट इस तरह कैप कर दिए हैं कि कोई भी अंडर रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सही है। वो पूरी अमाउंट पे रजिस्ट्री होनी है। अब FBR को ना सिर्फ 235 या 236 के का, जो मुझे याद नहीं है, वो जो टैक्स आ रहा है 1% ऑन सेल ऑफ ए प्रॉपर्टी और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, वो तो आ ही रहा है, उसको आगे उन्हें उसका सोर्स भी पूछना है, एक नोटिस ही डालना है ना उस बंदे को कि भाई ये तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है, इसकी ये तुमने पेमेंट की है, ये सिर्फ ख़रीदार को जाएगा, आप इसका सोर्स डिक्लेयर करें कि ये पैसे कहाँ से आए। अब इसकी भी एक POS इंटीग्रेशन होनी चाहिए, पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन होनी चाहिए। किसके साथ? फॉर एग्जांपल मैं DHA की बात करता हूँ, और जो DHA की वो अथॉरिटी जो रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए एक आदमी को बुलाती है, वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए FBR के साथ। वो फौरी तौर पे रियल टाइम एक इंफॉर्मेशन जाए कि फैसल ने, अयूबी ने, कामरान ने ये आज प्रॉपर्टी ख़रीदी है, इस बंदे का नेशनल टैक्स नंबर ये है, नेशनल ID कार्ड नंबर ये है, उसके बगैर तो अब प्रॉपर्टी रजिस्टर ही नहीं होती। इसको नोटिस भेजे। तो अपना सिस्टम नहीं है टैक्सेशन का दूसरा सारा? नहीं, उसमें शनाख्ती कार्ड तो होता है ना यार, हर जगह होता है। अब उसे POS इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है FBR के साथ कि वो आदमी जिसने प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो अपने सोर्स को क्लियर करे। आप सही कह रहे हैं। अच्छा सर, ये जो कमर्शियल मीटर हैं, हाँ, इनके आज तक ये भी एक बहुत 45 लाख से ज़्यादा हमारे एंटीन होल्डर हैं, अब देखें 33 लाख से ज़्यादा वो कमर्शियल मीटर है हमारे, जब गोशवारे हमारे 30 लाख हैं। आप देखें, यही मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, इस 30 लाख गोशवारे में से बिलो टैक्सेबल लिमिट वाले कितने थे बताएं? वो 12 लाख के करीब होंगे। 8 लाख बिलो टैक्सेबल। सैलरी वाले कितने थे? 12 लाख। ठीक है, ये हो गए 20 लाख। बिजनेस वालों से सिर्फ गोशवारे कितने आए? 10 लाख। आपके पास पाकिस्तान में इस वक्त 33 लाख कमर्शियल मीटर है। सही है, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल मीटर्स। इसका क्या मतलब है? 23 लाख लोग ऐसे हैं जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल मीटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अपना गोशवारा नहीं दे रहे, और FBR ने कभी उनको नोटिस इशू करने की जहमत भी नहीं की। अब देखिए, शोर एक दफ़ा पड़ा था पिछली एक दफ़ा, लेकिन वो पकड़े नहीं गए। आप सही कह रहे हैं।
अच्छा सर, इसका जो सिंगल नेशनल रेवेन्यू अथॉरिटी का आपने एक प्रपोजल दी थी, वो क्या थी, उसमें क्या चाहता था ICAI? देखें, हर तरफ मसला ये आ रहा है कि एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। एक आदमी से ये कहा जाता है कि तुमने सर्विसेज का टैक्स सिंध में देना था, पंजाब में नहीं देना था। जी जी। पंजाब वाला कहता है कि ये टैक्स सिंध में नहीं, मुझे देना था। अब लोग जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो लोग परेशान हैं जी जी। कि यार ये क्या एक नया रफड़ पड़ गया है कि वो एक आदमी कहता है जी आप वहाँ पे सर्विसेज टर्मिनेट करें, आपने वहाँ पे टैक्स देना था। उस बंदे की रजिस्ट्रेशन और उसकी तमाम तर जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी दूसरे सूबे में। तो हम लोगों ने कहा यार इसकी बजाय कि आप डिफरेंट ये PRA SRB ये बनाएं, आप एक सिंगल नेशनल टैक्स अथॉरिटी बनाएं जिसके तहत सारे इदारे आएँ। और एक आदमी ने जहाँ अगर फॉर एग्जांपल सिंध में टैक्स पे किया है और वो पंजाब का है तो वो पंजाब को वही अथॉरिटी रिट्रीव करे, बजाय कि आप कारोबारी आदमी को परेशान वो करें। सिंगल रिटर्न आ तो गई है नेशनल की, लेकिन अभी उसमें इस तरह की प्रोविजंस नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। जी जी। इंशाल्लाह अल्लाह करम करे ऐसे ही हो। मैडम आखिर में 1 मिनट है, क्या तजवीज़ देंगी टैक्सेशन के हवाले से? ख़वातीन को किस तरह टैक्स नेट में लाया जा सकता है? ख़वातीन का एक्चुअली सबसे पहले तो ये है कि अभी तो जो मैंने अभी तक देखा, ख़वातीन इस सब चीज़ों से बहुत FPR और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर जाती खौफ रहता है, क्योंकि इवन हम लोगों का भी जब ये NDN का उनसे कहा जाता है तो सबसे पहले उनका पता नहीं क्या हमें कितना टैक्स पड़ जाएगा। जी जी। तो मेरे ख्याल में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एजुकेट किया जाए इस बारे में कि ये क्या सिस्टम वो तो है, ख़वातीन को पूरे मुल्क को एजुकेट करने की ज़रूरत है, टैक्स कल्चर को फ़रोग देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। जी जी। मैडम आपको बहुत शुक्रिया, फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया, आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, टैक्स और आवाम की आज जो बजट तजावीज़ थी वो आपने सुनी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, टैक्स पेयर के लिए आसानी पैदा करें ताकि टैक्स आमदन में इजाफा हो। टैक्स आमदन में इजाफा होगा तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।